आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग नेम रिएक्शन को पढ़ेंगे जो कि बोर्ड पेपर में सभी सेटों में हर साल पूछे जाते हैं। इस नेम रिएक्शन को हमने चैप्टर वाइज कर दिया है ताकि हर चैप्टर से कौन कौन से नेम रिएक्शन पूछे जाते हैं इसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो ऑर्गेनिक का है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इसमें जो नेम रिएक्शन पहला आता है वो है ग्रुप प्रक्रम। अब ये ग्रुप प्रक्रम क्या है समझिएगा। ग्रुप प्रक्रम में हम क्या करते हैं कि कोई भी एल्कोहल लेते हैं, चाहे वो प्राथमिक एल्कोहल यानी प्राइमरी एल्कोहल हो या सेकेंडरी एल्कोहल हो, और आपको उस एल्कोहल को, यहाँ मान लीजिए हमने एक एल्कोहल लिया ROH, ठीक है। आपको करना ये होता है कि उस एल्कोहल को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी HCl, और यहाँ पे G मतलब गैस की उपस्थिति में क्रिया करानी होती है, और यहाँ पर हम निर्जल जिंक क्लोराइड लेते हैं। इस क्रिया में होता ये है कि हमारा जो ये H है वो एल्कोहल के OH के साथ ये बना लेता है, जल बना लेगा, और अब मेरे पास जो बच जाएगा वो है यहाँ पर R और यहाँ पर Cl, यानी बनेगा एल्किल क्लोराइड। तो आप यहाँ पे जब आप किसी भी प्राथमिक या द्वितीयक एल्कोहल को निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। इस अपक्रिया को ग्रुप प्रक्रम कहते हैं। अब आप R की जगह पे कोई भी एल्किल समूह लगा सकते हैं, जैसे आप यहाँ CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं, और इस तरीके से आपका ग्रुप प्रक्रम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करके भी बताया गया है कि ग्रुप प्रक्रम में एल्कोहलों को प्राथमिक या द्वितीयक एल्कोहल ही जनरली लिया जाता है। निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से क्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, और इसी प्रक्रम को हम ग्रुप प्रक्रम कहते हैं। यहाँ देखिए रिएक्शन भी आपको दिया हुआ है। एक बार हमने मेथिल एल्कोहल लिया है, अब आपको करना ये है कि इसका OH और इसका H, ये देखिए H2O यहाँ पे निकाल दिया गया है, और ये जो CH3 है उसको Cl के साथ लिख दिया गया है, यानी मेथिल क्लोराइड बना है। अगर आप एथिल एल्कोहल लेंगे तो यहाँ पर एथिल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। अगले रिएक्शन पे चलते हैं, वो है डार्जिन अपक्रिया। अब ये डार्जिन अपक्रिया क्या होती है, चलिए इसको भी यहाँ समझ लेते हैं। इसके लिए आप कोई भी एल्कोहल लीजिए, जैसे हमने मेथिल एल्कोहल लिया है, और आपको यहाँ पर उसको क्रिया कराना होता है थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, SOCl2, और यह क्रिया पीरिडीन की उपस्थिति में होती है, जिसको आप चाहे तो नाम से लिख दीजिएगा, या इसका सूत्र होता है C5H5N। अब इस क्रिया में होता ये है कि यहाँ पर ये जो SO है वो यहाँ से इस ऑक्सीजन को लेकर के SO2 गैस बना लेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ कौन सी गैस बन गई, SO2, हमने वो अलग कर दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे पास 2 क्लोरीन बचा है। इन दोनों क्लोरीन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब आप देखिए इस ऑक्सीजन के निकलते ही कंपाउंड हमारा 2 हिस्सों में टूट चुका है। एक हिस्सा हो गया CH3 का और दूसरा हिस्सा हो गया H, और हमारे पास क्लोरीन भी देखिए 2 बचे हुए हैं। हर हिस्से को एक क्लोरीन देंगे तो देखिए यहाँ बनेगा CH3Cl और यहाँ पर बनेगा HCl, यानी यहाँ पर हमको मिलेगा एल्किल क्लोराइड जो कि मेथिल क्लोराइड है, और साथ ही साथ क्या यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा, HCl उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे CH3 की जगह C2H5 लेंगे तो यहाँ पर CH3 की जगह C2H5 यानी एथिल क्लोराइड मिलेगा। तो अब क्रिया में देखिए उसी चीज़ की बात किया गया है कि एल्कोहलों को जब हम पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड, जिसको हम हेलो एल्केन भी कहते हैं, वो प्राप्त होगा। इस अपक्रिया को डार्जन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए उसके समीकरण भी दिए हैं। CH3OH अगर आपने लिया है तो ये देखिए यहाँ पर ये जो SO है वो ये ऑक्सीजन लेके चला जाएगा। अब इस ऑक्सीजन के हटते ही जब ये SO2 यहाँ से निकल गया तो देखिए यहाँ पर जो 2 क्लोरीन है, इस यौगिक को अगर ध्यान से देखें तो इसके 2 हिस्से कौन हो गए, CH3 और H हो गए। ये दोनों हिस्से, इन दोनों क्लोरीन में से एक एक क्लोरीन ले लेंगे तो एक CH3Cl बनेगा और एक क्या बनेगा, HCl। अगर आप CH3 की जगह C2H5 लेंगे तो यहाँ पर आपको मेथिल क्लोराइड की जगह एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। आते हैं अगले नेमिंग रिएक्शन पे। हमारा अगला नेम रिएक्शन है हुंस डेकर अपक्रिया। अब ये हुंस डेकर अपक्रिया क्या है, इसके लिए हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई भी लेंगे, जिसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को वसी अम्ल भी कहते हैं। तो आप किसी भी वसी अम्ल का सिल्वर लवण लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने लिया है एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। अब इसका सिल्वर लवण बनाना है तो सिल्वर लवण बनाने के लिए हम इसका H गायब करेंगे और H की जगह पे Ag लगा देंगे। अब ये सिल्वर लवण हो गया एसिटिक अम्ल का। आपको इसको क्रिया कराना है ब्रोमीन से। ब्रोमीन को हम लोग Br2 से लिखते हैं। यहाँ पर मैं दोनों Br2 में से दोनों ब्रोमीन को अलग अलग लिख दे रहा हूँ, और यह क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। अब यहाँ क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर AgBr अलग हो जाएगा, अलग कर देते हैं।
यहाँ पर AgBr अलग हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिए जो CO2 गैस है ना, ये भी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम CO2 गैस को भी अलग कर देंगे। अब यहाँ मेरे पास बचेगा क्या, CH3, और यहाँ क्या बचेगा, Br, यानी बनेगा एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड इसका नाम होता है। एल्किल क्यों बोलना है, क्योंकि आप इस CH3 की जगह पे C2H5, C3H7 कुछ भी ले सकते हैं। अगर CH3 लेंगे तो मेथिल ब्रोमाइड बनेगा, C2H5 लेंगे एथिल ब्रोमाइड बनेगा, और यही हमारी हुंस-डेकर अपक्रिया है। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है कि इसके लिए आपको करना क्या होता है, वसीय अम्ल का सिल्वर लवण लेना होता है और उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हुंस-डेकर अपक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए एक बार हमने CH3 लिया है तो यहाँ CH3Br बना है। अगर हम C2H5 लेंगे तो यहाँ पर C2H5Br बनेगा। ठीक है, आते हैं अगले रिएक्शन पे, स्वार्ट्ज अपक्रिया। अब ये स्वार्ट्ज अपक्रिया क्या है, ये बहुत सिंपल अपक्रिया होती है। इस अपक्रिया में आपको या तो लेना होता कोई एल्किल का क्लोराइड, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया CH3Cl, या आप उसी एल्किल का ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, यानी हम ले सकते हैं CH3Br। और इसको क्रिया किससे कराना होता है, इसको क्रिया कराना होता है या तो सिल्वर फ्लोराइड से या मर्क्यूरस फ्लोराइड से। इस क्रिया में होता क्या है, खाली वो जान जाइए। इस क्रिया में आपके ये जो दोनों हेलोजन है ना, इसका एक्सचेंज कर दीजिए। मतलब फ्लोरीन को भेज दिए क्लोरीन की जगह और क्लोरीन को भेज देना है फ्लोरीन की जगह। इससे क्या होगा, आप देखिए CH3 के पास पहले Cl था, अब फ्लोरीन आ जाएगा तो बनेगा CH3F, और Ag के पास पहले F था, अब Cl आ जाएगा तो ये बनेगा AgCl। यानी आपका जो एल्किल क्लोराइड है या एल्किल ब्रोमाइड है, उसकी जगह पे एल्किल का फ्लोराइड बनेगा। स्वार्ट्ज अपक्रिया का उपयोग तब करते हैं जब हमको किसी एल्किल क्लोराइड को या एल्किल ब्रोमाइड को एल्किल फ्लोराइड में बदलना होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी भी एल्किल क्लोराइड को या एल्किल ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को स्वार्ट्ज अपक्रिया कहते हैं। आइए इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने मेथिल का क्लोराइड लिया है और AgF लिया है। आपको करना क्या है, केवल फ्लोरीन और क्लोरीन की अदला बदली यानी एक्सचेंजिंग कर देनी है। अब हमने यहाँ एक्सचेंजिंग कर दिया तो देखिए यहाँ पे CH3F आ गया और यहाँ पर Cl आ गया। आप Cl की जगह अगर Br लेंगे तो सेम प्रोसेस, Br को F की जगह भेज दीजिए और F को Br की जगह पे देखिए आपको मेथिल का फ्लोराइड मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं मर्क्यूरस फ्लोराइड लेता हूँ तो देखिए मर्क्यूरस फ्लोराइड में क्या चीज़ है, मर्क्यूरस फ्लोराइड के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं अगर हमने लिया है CH3Cl, ठीक है, ये वाला समीकरण मैं बता रहा हूँ, और मर्क्यूरस फ्लोराइड लेंगे जिसका फार्मूला होता है Hg2F2। तो मैंने क्या बताया आपको कि Cl और F की अदला बदली करनी है। तो यानी यहाँ पे देखिए CH3 के पास यहाँ Cl था, अब Cl हटा के आप यहाँ F लगा दीजिए और यहाँ पर Hg2, यहाँ देखिए फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन लगाएंगे और चूंकि 2 लिखा है तो हम 2 लिख देंगे। अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर फ्लोरीन 1 बार है जबकि यहाँ फ्लोरीन 2 बार है। इसके लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए क्लोरीन भी 2 बार है जबकि यहाँ क्लोरीन 1 बार है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ये CH3Cl में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए CH3Cl में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है Hg2F2 और ये देखिए 2CH3F बना है और साथ ही साथ Hg2Cl2। आप चाहें तो इस Cl की जगह पे Br लगा दीजिएगा तो यहाँ पर Cl की जगह पर Br भी मिल जाएगा। ठीक, अगले रिएक्शन में हम आते हैं। अगला रिएक्शन हमारा दिया है फिंकेल-स्टीन अपक्रिया या कोनांट फिंकेल-स्टीन अपक्रिया। ये क्या होता है, इसके लिए आपको करना ये होता है कि कोई भी एल्किल का या तो क्लोराइड ले लीजिए, ले लिया हमने, या एल्किल का ब्रोमाइड भी आप ले सकते हैं, कोई भी एल्किल का CH3 C2H5 कुछ भी, और इसको क्रिया कराना होता है सोडियम आयोडाइड से यानी NaI से। यह क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है। यहाँ पे प्रेजेंस एसीटोन का होता है, आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, वो स्टेटमेंट में आपको मिलेगा। इस क्रिया में भी वही चीज़ है, आपको अदला बदली केवल करनी है किसकी, आपको Cl को भेज देना I की जगह पे, I को भेज देना है Cl की जगह पे। तो अब बताइए यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 के साथ हो जाएगा I और Na के साथ हो जाएगा Cl, यानी हमको एल्किल का आयोडाइड मिलेगा। यही रिएक्शन अगर आप Br के साथ करेंगे तो I को भेज देंगे Br की जगह और Br को भेज देंगे I की जगह पे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3I और प्लस बनेगा NaBr। यानी इस रिएक्शन में हम एल्किल के क्लोराइड को या एल्किल के ब्रोमाइड को बदलते हैं एल्किल के आयोडाइड में। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में भी इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है। स्टेटमेंट में यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी एल्किल क्लोराइड को या एल्किल ब्रोमाइड को
एसीटोन की उपस्थिति में, और ये एसीटोन शुष्क रहता है, सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को फिंकेलस्टीन अपक्रिया या कोनांट फिंकेलस्टीन अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास तमाम रिएक्शन हैं। जैसे पहले रिएक्शन में देखिए आपको केवल एक्सचेंजिंग करना, आई को Cl की जगह और Cl को I की जगह, देखिए आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। इसी तरह दूसरे रिएक्शन में आई को Br की जगह और Br को I की जगह एक्सचेंज कर दीजिएगा और आपको एल्किल का आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। आप चाहें तो CH3 की जगह पे C2H5 का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला दिया है हमारा वुर्ज अपक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इसके लिए आपको कोई भी एल्किल का हैलाइड लेना, चाहे वो क्लोराइड हो, चाहे वो ब्रोमाइड हो, चाहे वो आयोडाइड हो। मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिया है CH3Cl, ये एक एल्किल क्लोराइड है। आपको इसको सोडियम धातु के साथ क्रिया करानी है, और वो भी शुद्ध एवं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, मतलब ईथर में अशुद्धि भी ना हो और वो ड्राई भी हो। अब होता ये है कि इस क्रिया में आपको जब एल्किल क्लोराइड को आप या कोई भी एल्किल हैलाइड को सोडियम से क्रिया कराएंगे तो उस एल्किल हैलाइड के दो दो मालिक्यूल रिएक्शन के लिए आते हैं। अब देखिए यहाँ CH3Cl लिखा है, इसको हम ऐसे उल्टा करके लिखेंगे तो ClCH3 करके भी लिख देंगे। सभी को मालूम है Na पर एक प्लस होता है, तो एक Na एक Cl से रिएक्शन करके NaCl बनाएगा। अब यहाँ Cl देखिए दो बार है, एक यहाँ एक यहाँ, तो दोनों सोडियम से रिएक्शन करने के लिए यहाँ पर हम दोनों क्लोरीन से रिएक्शन करने के लिए हम यहाँ पर दो सोडियम लेंगे, और उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि हमारा ये जो दो सोडियम है ये दोनों क्लोरीन को लेके चला जाएगा, और यहाँ पर बनेगा क्या, एक CH3 ये है, एक CH3 ये है। आप इसको जोड़ के या तो ऐसे लिख दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, और या आप इसको जोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, देखिए दो कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं। अब ये जो आपको मिला है ये ज़्यादा कार्बन वाला एल्केन है, क्योंकि जो मैंने आपको एल्किल हैलाइड दिया था उसमें कितने कार्बन थे, एक, लेकिन आपने जो मुझे एल्केन बना के दिया है वो 2 कार्बन का है, यानी अधिक कार्बन वाला एल्केन मिला है। तो वुर्ज अपक्रिया के द्वारा हम अधिक कार्बन वाला एल्केन बना सकते हैं एल्किल हैलाइड से। तो देखिए स्टेटमेंट भी इस चीज़ को लिखा हुआ है कि अगर हम एल्किल हैलाइडों को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम वुर्ज अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए रिएक्शन भी दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए CH3Cl जो रिएक्शन मैंने बताया था उसको जब सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए एथेन मिला है। आप अगर एथिल ब्रोमाइड लेंगे तो यहाँ पर 4 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा जिसे हम ब्यूटेन कहते हैं। ठीक, अगला अपक्रिया आता है फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहीं ना कहीं वुर्ज अपक्रिया का ही रूप है। इसमें आपको करना क्या होता है, हल्का सा बदलाव। आप यहाँ पर जो 2 सोडियम लिए हैं ना, इन 2 सोडियम की जगह पे एक जिंक ले लेंगे। क्यों, क्योंकि Zn पे डबल प्लस होता है तो वो दोनों सोडियम की जगह पे एक जिंक ही काफ़ी हो जाएगा, और जब वो दोनों क्लोरीन को ले जाएगा तो यहाँ पर जहाँ NaCl बना है ना, यहाँ बन जाएगा ZnCl2। बाकी आपका रिएक्शन सेम होगा। दूसरे रिएक्शन में भी यहाँ 2 सोडियम की जगह आप Zn ले लीजिएगा, जिंक लेंगे तो यहाँ पर बनेगा ZnBr2, और आपका उच्च कार्बन वाला एल्केन जो पहले बना था वो अभी भी बनेगा। इस अपक्रिया को अगर सोडियम लेके कर रहे हैं तो वो वुर्ज अपक्रिया है, जिंक लेके करेंगे तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया होगी। तो देखिए अगले रिएक्शन में फ्रैंकलैंड अपक्रिया में इसी चीज़ का जिक्र किया गया है कि जब हम एल्किल हैलाइडों को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से क्रिया कराते हैं तो आपको एल्केन मिलेगा। इस अपक्रिया को फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए सेम वही रिएक्शन है, बस सोडियम की जगह 2 सोडियम की जगह एक जिंक का परमाणु ले लेंगे, क्योंकि Zn पे डबल प्लस होता है तो वो अकेले ही दोनों हैलोजन को लेके अलग हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगली अपक्रिया पे। दिया है फिटिक अपक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। फिटिक अपक्रिया क्या है, सेम जो अपक्रिया आपने लागू किया था वुर्ज में, हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। वुर्ज अपक्रिया को आपने लागू किया था एल्किल हैलाइडों के लिए, जैसे CH3 C2H5 ये सब कौन से समूह है, एल्किल समूह है। अगर सेम यही अपक्रिया आप एरिल हैलाइडों के लिए लागू कर दीजिए, यानी एरोमेटिक हैलाइडों के लिए, जैसे आप यहाँ पर ये देखिए हमने इस CH3 की जगह पे बेंजीन का ले लिया। अब ये एरोमेटिक हैलाइड हो गया, यहाँ Cl लिख दिया, फिर देखिए 2Na लिखा है, हम यहाँ पर 2Na लिखेंगे, और यहाँ पर फिर हम लिखेंगे Cl, और इस CH3 की जगह पे हम एरोमेटिक हैलाइड ले लेंगे। देखिए ले लिया हमने, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही ये क्रिया होगी। और इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में सेम वही चीज़, जैसे वहाँ 2NaCl निकला है ये निकल जाएगा, और दोनों जो ये फेनिल या एरिल ग्रुप हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखिए अब बनने वाले कंपाउंड का नाम डाइफेनिल हो गया। तो याद रखिएगा
वुड अपक्रिया एल्किल हैलाइडों पे लागू होती है और फिटिक अपक्रिया जो होती है वो एरिल हैलाइडों पे लागू होती है और हमको यहाँ पे डाइफेनिल प्राप्त होता है। तो जरा स्टेटमेंट को इसके देखिए, तो फिटिक अपक्रिया में इसी चीज़ का जिक्र किया गया है कि आपको एरिल हैलाइड लेना है और शुद्ध और शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से जब क्रिया कराएंगे तो डाइफेनिल मिलेगा। मतलब आपको ये 2 Cl निकाल देना है या 2 Br निकाल देना है और दोनों बेंजीन के बचते हुए हिस्से को जोड़ देंगे तो वो डाइफेनिल कहलाता है। ये फिटिक अपक्रिया है। वुड अपक्रिया में एल्किल हैलाइड लेना है और फिटिक अपक्रिया के लिए एरिल हैलाइड लेना है। ठीक है, अगला रिएक्शन हमारा आता है वुड्ज फिटिक अपक्रिया। अब आप देखिए यहाँ पे हमको दोनों की बात माननी है। फिटिक के हिसाब से अगर चलेंगे तो फिटिक के हिसाब से हमको लेना होगा एरिल हैलाइड, चलिए ले लिया हमने। और वुड्स की बात मानेंगे तो हमको एल्किल हैलाइड लेना होगा, चलिए हमने यहाँ ले लिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया Cl। अब मैंने दोनों की बात मान लिया, रिएक्शन किससे कराएंगे? तो आपको याद होगा चाहे वुड्स हो या फिटिक, दोनों में हमने सोडियम धातु लिया था, तो यहाँ पे हम 2Na लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में होना ये है कि यहाँ पर ये 2NaCl निकल जाएगा और उसके बाद बना क्या हमारे पास? बनेगा हमारे पास ये हमारा हो गया ये बेंजीन और बेंजीन में जुड़ने चला आएगा एल्किल समूह। अब ये एल्किल समूह CH3 भी हो सकता है, CH5 भी हो सकता है, तो आपको मिलेगा क्या? एल्किल बेंजीन मिलेगा। वैसे यहाँ इसका नाम CH3 को मेथिल कहते हैं, तो ये मेथिल बेंजीन है। आप अगर CH5 लगा देंगे तो एथिल बेंजीन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इस स्टेटमेंट के बारे में कहा गया है कि जब आप एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की समअणुक मात्राओं के यानी बराबर मात्राओं को शुद्ध एवं शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को वुड्ज फिटिक अपक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए नेमिंग रिएक्शन में भी यहाँ पर देखिए 2NaCl निकालने के बाद बेंजीन पर देखिए CH3 जुड़ गया है जिसको मेथिल बेंजीन या टॉल्वीन कहते हैं। अगर आप CH3 की जगह पे CH5 लेंगे तो यहाँ पर एथिल बेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, आते हैं अगले रिएक्शन पे। इस रिएक्शन में अलमान अपक्रिया की बात किया है। अब कहीं ना कहीं अलमान अपक्रिया जो होता है वो फिटिक अभिक्रिया का ही रूप है। पहले फिर से फिटिक पे चलते हैं। फिटिक में हमने क्या किया था? देखिए फिटिक में हमने लिया था क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन लिया था और सोडियम धातु लिया था। अब आपको बदलाव क्या करना होगा? यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की जगह पे आयोडोबेंजीन लेना होगा और सोडियम धातु की जगह पर कॉपर लेना होगा। आइए देखते हैं अलमान अपक्रिया को। देखिए अलमान अपक्रिया में आपको आयोडोबेंजीन देखिए लिया गया है, उसके 2 मॉलिक्यूल हैं और कॉपर से रिएक्शन कराया गया। देखिए वहाँ 2 सोडियम था, यहाँ 2 कॉपर है और कॉपर से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बनेगा Cu2I2 यानी क्यूप्रस आयोडाइड और दोनों बेंजीन जुड़ करके डाइफेनिल बना लेंगे। इस अपक्रिया को अलमान कहते हैं। ये केवल आयोडोबेंजीन पर लागू होता है, बाकी किसी भी एरिल हैलाइड पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, स्टेटमेंट भी देखिए, आयोडोबेंजीन को कॉपर चूड़ के साथ बंद नली में तेज गर्म करने पर डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को अलमान अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हेलोएल्केन के जितने भी नेमी रिएक्शन थे वो खत्म हो गए। अब आते हैं हम दूसरे चैप्टर पे, एल्कोहल फिनॉल ईथर। इसमें कौन कौन से नेमी रिएक्शन है? तो देखिए पहला नेमी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारा है विलियमसन संश्लेषण विधि। यह एक बेहतरीन विधि है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। ये ईथर बनाने की विधि होती है। अब यहाँ पर आपको लेना क्या होता है? कोई भी आप सोडियम एल्कोक्साइड ले लीजिए। सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र क्या है? RONA, जहाँ R की जगह पे आप कोई ना कोई एल्किल समूह रखेंगे और इसको क्रिया कराना होता है एल्किल हैलाइड से, RX से। थोड़ा सा गर्म करते हैं। इस रिएक्शन में होता ये है कि हमारा जो Na है वो हैलोजन के साथ बना लेता है क्या? NaX। ठीक है, और बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा यहाँ RO और यहाँ R। अगर इस R पे डैश लगा दें तो ये हो जाएगा ROR डैश। तो देखिए हमको ईथर मिल गया। अब आप R की जगह पे मान लीजिए आप CH3 रखना चाहें तो यहाँ लिखेंगे CH3ONA, यानी इसका नाम सोडियम मेथऑक्साइड हो जाएगा क्योंकि एक ही कार्बन है। और यहाँ पर इस हैलोजन की जगह पे मान लीजिए हमने लग दिया Cl, R की जगह पे हमने लगा दिया CH3। हल्का सा गर्म करेंगे। इस रिएक्शन में क्या होना है? यही NaCl निकल जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या? CH3O CH3 प्लस Na और यहाँ पर आ जाएगा Cl। अब अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों समूह एक जैसे हैं, तो ये सममित ईथर है। आप चाहें तो असममित ईथर भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे हमने मान लीजिए यहाँ लिख दिया C2H5ONA। ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम एथॉक्साइड और इसको हमने रिएक्शन करा दिया है मेथिल क्लोराइड से। मेथिल क्लोराइड मतलब CH3Cl है। जब ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर देखिए NaCl निकल जाएगा और अब हमारे पास बचेगा C2H5OCH3।
अब आप देखिए ये जो ईथर बना है इसमें ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग हैं, एक और C2H5 है, एक और CH3 है। ये असम्मित ईथर है और विलियमसन संश्लेषण एक बेहतरीन विधि होती है दोनों प्रकार के ईथरों को बनाने में। तो चलिए देखते हैं इसके स्टेटमेंट को। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि जब आप किसी भी एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं और इस अपक्रिया द्वारा सरल ईथर भी बन सकता है और मिश्रित ईथर भी। सरल ईथर किसको कहते हैं? अगर हमारे ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों समूह एक जैसे हैं तो सरल है, अगर हमारे ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों समूह एक जैसे नहीं हैं तो ये मिश्रित है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट बनाया था कि सबसे पहले सोडियम एल्कोऑक्साइड लेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे, यहाँ से NaX ये निकाल देंगे और देखिए ईथर बनेगा। अब आप इस R की जगह कभी CH3, कभी CH3, कभी C2H5 और आप चाहें तो फेनिल ग्रुप भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस R की जगह पे CH3, C2H5 कुछ भी रख दीजिए और आपको केवल इतना निकालना है NaBr, NaI और बाकी जोड़ के लिख देंगे तो आपको कहीं ना कहीं ईथर मिल जाएगा, ठीक है। आते अगले पे डाउ प्रक्रम। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है फिनॉल को बनाने का। कैसे बनता है? चलिए आपको पहले सीधे समीकरण ही बताते हैं, स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ लेंगे। इसके लिए आपको क्लोरोबेंजीन लेना होता है जो कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। क्लोरोबेंजीन को आपको NaOH के साथ बहुत ज़्यादा दाब यानी 200 वायुमंडल दाब और उच्च ताप पर क्रिया कराना होता है। उससे होता ये कि सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और जब सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है तो बाद में इसको तनु HCl द्वारा अम्लीकृत कर देते हैं यानी अम्ल से क्रिया कराते हैं तो फिनॉल बनता है। अब पहले आप इसकी हिंदी को पढ़ लीजिए फिर हम आपको समीकरण समझाते हैं। देखिए लिखा क्लोरोबेंजीन को, देखिए क्लोरोबेंजीन है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ 200 वायुमंडल दाब, देखिए 200 वायुमंडल दाब पर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। ये देखिए सोडियम फिनॉक्साइड मिला है और जिसका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा यानी HCl द्वारा अम्लीकरण करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को डाउ प्रक्रम कहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इससे ये बना कैसे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए आपको करना क्या है, एक सिंपल सी चीज़ ये आप बना लेंगे पहले क्लोरोबेंजीन, ध्यान दीजिएगा। और जो यहाँ पर NaOH के 2 मॉलिक्यूल मिले हैं वो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, NaOH का पहला मॉलिक्यूल, ये NaOH का दूसरा मॉलिक्यूल। अब इस रिएक्शन में करना क्या है, आपको करना ये है कि यहाँ से NaCl निकाल देना है और साथ ही साथ यहाँ से निकाल देना है H2O। अब अगर ये दोनों निकल गए तो देखिए यहाँ पे H2O भी निकाल दिया और NaCl निकल गया तो देखिए अब बचा क्या है, ONa। अब Na नहीं जाके जुड़ेगा वहाँ पे बेंजीन पे क्योंकि सोडियम कभी सहसंयोजी बंध नहीं बनाता है, तो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए ऑक्सीजन आगे जाएगा, Na पीछे आएगा, तो ऑक्सीजन के साथ Na जुड़ गया, बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। और जब आप HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये Na इस Cl के साथ देखिए NaCl बना लेगा और ये HO के पास चला जाएगा जुड़ने और बन जाएगा फिनॉल। यही होता है डाउ प्रक्रम, ठीक है। अगले रिएक्शन में देखिए यहाँ पे इस चीज़ का ऊपर वाले रिएक्शन का देखिए हिंट भी आपको दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला दिया है थैलिक एनहाइड्राइड से फिनॉल की क्रिया करानी या थैलीन अपक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सीधे यहाँ समीकरण को ही देख लेते हैं, क्या है ये समीकरण। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना होता है थैलिक एनहाइड्राइड, ये कंपाउंड थैलिक एनहाइड्राइड है, देखिए इसमें एनहाइड्राइड समूह लगा हुआ है और इसको फिनॉल से क्रिया कराना। ये देखिए ये फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं, बेंजीन पे OH नीचे लगा दिया है तो बाकी जगहों पे जो कार्बन के पास जो H हैं उसमें से हमने इस 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल के प्रदर्शित कर दिया। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, आपको केवल यहाँ पर ये H2O निकाल देना है। जब आप ये H2O निकाल देंगे तो इस कार्बन को देखिए इसके 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे, तो एक बॉन्ड बना लेगा इस बेंजीन से, एक बॉन्ड बना लेगा इस बेंजीन से। तो यहाँ ध्यान दीजिए इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस बेंजीन से बनाया, एक बॉन्ड इस बेंजीन से बनाया और ये जो कंपाउंड आपके सामने आ गया है इसको हम कहते हैं फिनोफ्थिलीन, जो कि एक सूचक यानी इंडिकेटर है जो कि अम्लीय और क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग देता है। यही कहलाती है थैलीन अपक्रिया। अब इसकी हिंदी क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आप फिनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों लिया गया है, ताकि वो जो जल निकले वो उसको सोख लेगा। थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराने पे फिनोफ्थिलीन प्राप्त होता है, इस अपक्रिया को हम थैलीन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, आते हैं अगले रिएक्शन पे। यहाँ दिया रीमैन टीमैन अपक्रिया। तो रीमैन टीमैन अपक्रिया एक कॉमन सा एग्जाम्पल होता है। इसके लिए आप फिनॉल को, ये देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हम फिनॉल लेंगे यानी बेंजीन पे यहाँ OH लग गया, इसको क्रिया कराना होता है या तो क्लोरोफॉर्म से, ध्यान दीजिएगा क्लोरोफॉर्म से। अगर आप क्लोरोफॉर्म से नहीं क्रिया कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये क्रिया करानी होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड से। ठीक है, हम यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे जिसका फार्मूला होगा CCl4 और साथ ही साथ NaOH भी लेंगे। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, चलिए बताते हैं। आप इस रिएक्शन को डिटेल समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर Cl 3 बार है और Na ही उससे रिएक्शन करेगा, तो यहाँ 3 NaCl लिखेंगे और यहाँ Cl 4 बार है
तो यहाँ पर हमने 4NaOH ले लिया। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि यहाँ पर 3 क्लोरीन और 3 सोडियम ये चले गए और यहाँ पर 4 सोडियम 4 क्लोरीन से रिएक्शन करके 4NaCl बनेगा। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखिए, हमने यहाँ पर निकाल दिया है 3NaCl और यहाँ पर हमने निकाल दिया 4NaCl, दोनों का निकल गया। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर OH कितनी बार बचा है, 3 बार। ठीक है, तो उन 3 OH में से एक EH ये और एक EH देखिए यहाँ पर छुपा हुआ है ना, तो एक EH ये और एक EH ये दो OH से रिएक्शन करके 2H2O बना लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2H2O यहाँ बन गया। ठीक है, अब इसके बाद बचा क्या वो देखिए, आपके पास बचा है फिनॉल, यानी ऊपर यहाँ पर बचा क्या है बेंजीन, इस पर बचा है क्या, ऊपर OH बचा है। और क्या बच गया है थोड़ा उसको देख लेते हैं। बचा हमारे पास क्या क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक कार्बन बच गया है, तो लगा दीजिए यहाँ पे कार्बन। और देखिए यहाँ पर एक OH बच गया था, O और H मिलके बना लेंगे HO यानी CHO, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सैलिसिल्डिहाइड। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं यानी ये इक्वेशन करते हैं तो देखिए 4NaCl तो हमने पहले निकाल दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो NaOH में देखिए 4 OH बचे हैं, 1 2 3 और कितने 4 OH। तो उसमें से होता क्या है, एक EH इस एक OH से रिएक्शन करके वाटर बना लेगा और ये दोनों OH मिलके भी यहाँ पर वाटर बना लेंगे, तो ये वाटर निकल गया। अब मेरे पास बचा क्या है, चलिए उसको काउंट कर लेते हैं। मेरे पास बचा है कार्बन, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है और OH यहाँ बचा है। तो अब बचेगा क्या मेरे पास, यहाँ मेरे पास हो जाएगा फिनॉल का बचा हुआ हिस्सा और यहाँ पर क्या क्या बचा है, देखिए मैंने बताया था एक कार्बन बचा है तो कार्बन लिखिए, फिर एक ऑक्सीजन भी यहाँ बचा था वो लिखिए और यहाँ OH बचा था वो लिख दीजिए, तो आपको सैलिसिलिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH के साथ, NaOH की जगह KOH भी ले सकते हैं, गर्म करते हैं तो या तो आपको सैलिसिल्डिहाइड मिलेगा या सैलिसिलिक अम्ल मिलेगा। इस अपक्रिया को हम रीमर टीमैन अपक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे CHO बचा है और यहाँ पर COOH बचा है, इतना ही अंतर आता है अगर आप क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड से। अगले रिएक्शन में दिया है कोल्बे स्मिट अपक्रिया। ये क्या है समझिए, कोल्बे स्मिट अपक्रिया के लिए आपको सोडियम फिनॉक्साइड लेना होता है और सोडियम फिनॉक्साइड को उच्च ताप पर और उच्च दाब पर, उच्च दाब कितना 4 से 8 वायुमंडल देखिए लिया गया है और 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वो भी लिया गया है। CO2 के साथ क्रिया कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्रिया में होता ये है कि ये CO2 आकर के इस कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे जो कार्बन छुपा है और हाइड्रोजन के बीच में बैठ जाता है, तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपका ये CO2 मैनेज हो गया। ठीक है, और जब आप इसको लगातार गर्म करेंगे तो लगातार गर्म करने पर यहाँ पुनर्विन्यास होता है। पुनर्विन्यास क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अम्ल ने अपना लवण नहीं बनाया है तो वो लवण बनाने के लिए Na को अपने पास बुलाता है और अपना H ऊपर भेज देता है। अब आप बताइए O के पास चला गया H तो ऊपर क्या हो गया OH और नीचे क्या हो गया COONA हो गया। अब जो कंपाउंड ये बना है इसको हम सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं। इसका जल अपघटन करना है अम्ल की उपस्थिति में। अब अम्ल की उपस्थिति में जब आप जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, जल में H भी होता है और क्या होता है OH भी, तो अगर H इसको मिल गया तो ये बना लेगा COOH। ये देखिए COOH यहाँ बन गया और ये जो NaOH बनेगा यानी क्षार बनेगा, तो आपने उस रिएक्शन में जो अम्ल लिया है H+ लिया है वो उसको न्यूट्रल कर देगा और यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट जो सैलिसिलिक अम्ल है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको जितने भी नेम रिएक्शन बताए गए हैं वो समझ में आ गए हैं। बहुत ही जल्द नेम रिएक्शन का सेकंड पार्ट अपलोड किया जाएगा जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के नेम रिएक्शन, एमीन के नेम रिएक्शन वो भी आपको समझाए जाएंगे। तब तक के लिए आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए। बोर्ड की तैयारी करने के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।